अरे अमृता, सभी लड़कियां दिवाली मनाने अपने अपने घर चली गईं, तुम क्यों नहीं गई? दिवाली की तो तुम्हारे ऑफिस में भी छुट्टी होती होगी। पेइंग गेस्ट हाउस की मालकिन मालती सभी लड़कियों के घर जाने के बाद अमृता के कमरे में बत्ती जली देखकर उसके कमरे में जाकर चौंक कर बोली, नहीं आंटी, बस ऐसे ही मन नहीं हुआ जाने का, कोई खास बात नहीं, मेस बंद हो गया है तो भी कोई बात नहीं, मैं बाहर खाना खा लूंगी। एक हफ्ते के अंदर तो सभी लड़कियां आ ही जाएंगी, आप चिंता मत करिए, अमृता ने बुझे मन से बात टालने के लिए कहा। मगर अमृता का उदास चेहरा देखकर मालती भांप गई कि कोई बात जरूर है, जिसने इसे इतने बड़े त्योहार पर भी घर जाने से रोक लिया। बेटा, साथ रहते रहते हम सभी एक परिवार की तरह हो गए हैं। मेस बंद हो गया तो क्या, मैं अपने लिए तो खाना बनाऊंगी ही ना, और फिर अब मुझे तुम सबके साथ खाना खाने की आदत भी पड़ गई है। अकेले खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम दोनों साथ खाना खाएंगी। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, यदि तुम्हें उचित लगे तो मुझसे तुम कुछ भी मत छिपाओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझसे तुम्हारा इस तरह उदास रहना नहीं देखा जा रहा। मालती ने उसके पास बैठते हुए उसकी पीठ पर हाथ रख कर कहा तो उनका ममता भरा स्पर्श पाकर अमृता की आंखों में रुके आंसू बह निकले। मेरी माँ मुझे पैदा करते ही अकेला छोड़ चल बसी थी, मेरी मौसी ही मेरी सौतेली माँ है। घर पर रहती हूँ तो वे मुझे कोसने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ती कि पैदा होते ही मैंने माँ को खा लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें मुझे पालने के लिए अपनी बड़ी बहन की जगह नहीं लेनी पड़ती। उस जमाने में माता पिता का वर्चस्व ही सर्वोपरि होता था। मेरे नाना नानी ने सोचा कि मौसी से अधिक अच्छी तरह और कौन मेरी देखभाल कर सकता है। पापा ने भी यह सोचकर मौसी से विवाह कर लिया कि वे अपनी बहन की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालेंगी, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने अपना सारा आक्रोश मुझ पर ही निकालना शुरू कर दिया। आप बताइए, मैं अपनी माँ की मृत्यु का कारण कैसे हो सकती हूँ? मेरा इसमें क्या दोष है, और यदि उनका विवाह मेरे पापा से हुआ तो उसमें मेरी क्या गलती है? इसीलिए मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में रख कर ही पढ़ाया और मुझे वे कभी घर नहीं आने देना चाहते ताकि मुझे अकारण मौसी के व्यंग्यबाण न सहने पड़ें। जब उनका मन होता है वे स्वयं मुझसे मिलने आ जाते हैं। अमृता ने सुबकते हुए बिना किसी भूमिका के सब कह डाला। मालती उसकी बात सुनकर उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, मुझे बहुत दुख हुआ ये सब जानकर, लेकिन तुम दुखी मत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, कह वे चली गई। मालती के जाते ही अमृता सोच में पड़ गई कि कितना विरोधाभास है उसकी मौसी और मालती आंटी के स्वभाव में। उसके मानसप तल पर 6 महीने पहले की घटना तैरने लगी। तब वह नौकरी के सिलसिले में पहली बार दिल्ली आई थी और एक पेइंग गेस्ट हाउस में रहना शुरू किया था। आते ही उसे वायरल बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया। मेस में बना खाना उसे नहीं खाना था। फिर उसके अनुरोध करने पर भी जब मेस चालक ने उसे उसकी पसंद का खाना देने से इनकार कर दिया तो वह पास की दुकान पर ब्रेड लेने पहुंच गई। लेकिन जब दुकानदार ने ब्रेड नहीं है कहा तो वह बड़बड़ाई की तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे मैस का तला भुना खाना ही खाना पड़ेगा। दुकान पर ही पास खड़ी मालती ने उसकी बात सुन ली और फिर उसका हाथ छूते हुए बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो तेज बुखार है, मेरे घर चलो, पास में ही है, तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी। अनजान शहर में एक अनजान औरत से ऐसी आत्मीयता भरी बात सुनकर वह हतप्रभ रह गई। उसे वे पढ़ी लिखी और संभ्रांत परिवार की लग रही थी, लेकिन प्रतिदिन इतनी वारदातें सुनने में आती हैं, एकदम से किसी पर भी विश्वास करना उसे ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप परेशान न हो, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। तबीयत खराब हो तो खाना भी ठीक से मिलना जरूरी है, वरना तबीयत और बिगड़ सकती है। उनकी बात बीच में ही काट कर दुकानदार बोला, अरे ये पास में ही तो रहती हैं, बहुत अच्छी हैं, मैं इन्हें 20 सालों से जानता हूं। मालती के आत्मीयता भरे आमंत्रण पर दुकानदार के आश्वासन की मुहर लगते ही अमृता के नानुकुर करने की गुंजाइश ही नहीं रही। अतः बोली, ठीक है, और फिर उनके साथ उनके घर पहुंच गई। एक बड़ी सी 2 मंजिला कोठी के सामने जाकर दोनों रुक गईं। मालती उसे एक बड़े ड्राइंग रूम में ले गईं। सामने दीवार पर प्रौढ़ावस्था के पुरुष का माला पहने हुए बड़ा सा फोटो लगा था। उसने अनुमान लगाया कि वह फोटो उनके पति का ही होगा। मालती ने उसे दीवान पर आराम करने के लिए कहा और फिर अंदर जाकर तुरंत चाय बना लाई। उसके साथ ब्रेड स्लाइस भी थे। अमृता को बहुत संकोच हो रहा था। उन्हें ये सब करते देखकर उसने सकुचाते हुए पूछा, आंटी आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, एक बेटा है, इंजीनियर है, वह पुणे में नौकरी करता है। आंटी एक बात कहूँ, यदि बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, बोलो क्या कहना चाहती हो, निस्संकोच कहो। उनके उत्तर से अमृता की हिम्मत बढ़ गई। बोली, आंटी आपका इतना बड़ा घर है, आपको अकेलापन भी लगता होगा, आप क्यों नहीं ऊपर की मंजिल पर कुछ कमरे हम जैसी लड़कियों को रहने के लिए दे देती? आंटी प्लीज यह मत सोचिएगा कि मैं आपकी स्थिति का फायदा उठाना चाहती हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात तो नहीं कह दी मैंने। इतना बोलते ही अमृता को अपराध भावना ने घेर लिया, लेकिन तुरंत ही मालती के उत्तर से वह उससे बाहर आ गई।
मालती बोली, नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छी सलाह दी है। इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और यह मकान भी जरूरतमंदों के काम आ जाएगा। सच आंटी, उसने खुशी जताते हुए कहा। फिर थोड़ी तटस्थ होकर उन्हें और सोचने का मौका न देते हुए बोली, तो फिर देर किस बात की, मैं शाम को ही अपनी रूममेट्स को लेकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन अभी लंच करके जाना और वादा करो कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, यहीं खाना खाओगी। मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। अब तो मुझे यहीं रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। अमृता उनसे लिपट कर भावातिरेक में और बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन पहली मुलाकात में इतना अनौपचारिक होने में उसे संकोच हुआ और मालती की भी शायद यही स्थिति थी। लंच करके शाम को फिर आने का वादा करके वह चली गई। शाम को अमृता अपने साथ 4 लड़कियों को लेकर मालती के घर पहुंच गई। मालती उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुई और फिर बोली, ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का समय दो ताकि ऊपर मैं किसी को बुलाकर तुम लोगों के रहने का इंतजाम करा सकूं। जब तक मैं इसका इंतजाम नहीं होता, तुम लोग मेरी किचन में ही खाना खाना। अरे वाह आंटी, लेकिन किसी को बुलाने की आवश्यकता क्या है? हम चारों ही मिलकर सारी व्यवस्था कर लेंगे। मेस जब तक नहीं बनेगा, हम आपको आपकी किचन में खाना बनाकर खिलाएंगे। हमें खाना बनाना आता है। आप जो चार्ज करेंगी हम दे देंगे। दूसरी लड़की प्रियंका ने थोड़ा अनौपचारिक होते हुए कहा। पैसे की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा अकेलापन रहता है, वह तुम लोगों के रहने से दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं थोड़ी अनुशासन प्रिय हूँ, टीचर थी ना। बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना और लेट नाइट आना जाना मुझे पसंद नहीं। कोई मजबूरी हो तो बात अलग है। सारी बातें तय हो गईं और उसके बाद उन लड़कियों ने मिलकर ऊपर के 2 कमरों को व्यवस्थित किया। देखने से लग रहा था कि महीनों से उन कमरों की किसी ने खोजक ब नहीं ली है। ऊपर 5 कमरे थे, बाकी के कमरों में भी महीने भर के अंदर ही और लड़कियां आ गई थीं। ये सत्र की शुरुआत थी, इसलिए उनमें से कुछ पढ़ने वाली लड़कियां थीं। मेस का भी इंतजाम हो गया था, लेकिन मालती खाना अपने सुपरविजन में ही बनवाती थीं। कुल मिलाकर 10 लड़कियां थीं। हर एक के खाने की पसंद का ख्याल रखा जाता था। कोई बीमार पड़ती तो उसके लिए अलग से खाना बनता था। सभी लड़कियां मालती के व्यवहार से बहुत खुश रहती थीं और जल्दी उनसे घुल मिल गई थीं। उन्हें अपने घर की कमी नहीं महसूस होती थी। मालती भी अपना खाना मेस में ही खाती थी। एक बात सब ने महसूस की थी कि मालती का व्यवहार सामान्य औरतों से कुछ हटकर था। एक गहरी उदासी की परत उनके चेहरे पर छाई रहती थी। कभी किसी ने उन्हें खुलकर हंसते नहीं देखा था। लड़कियों का अनुमान था कि शायद पति की मृत्यु हो जाने और बेटे के दूर रहने पर बुझी बुझी रहती हैं। अमृता के मोबाइल की घंटी बजी तो उसकी विचार तंद्रा को झटका लगा। मालती का फोन था, उन्होंने डिनर के लिए उसे नीचे बुलाया था। वह तुरंत नीचे पहुंच गई और फिर सकुचाते हुए बोली, सॉरी आंटी, मुझे खाना बनाना चाहिए था, मैं आ ही रही थी। आप क्यों परेशान हुई? कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम्हें बनाकर नहीं खिलाती? आज के बाद मुझे अपनी माँ ही समझो। वैसे भी तुम्हें एक प्यार करने वाली माँ चाहिए और मुझे एक बेटी। फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन की इस कमी को पूरी कर दें। अमृता उनकी बात सुनकर अवाक रह गई। आज मालती बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उनका यह नया रूप देखकर वह हैरान हो रही थी। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अपने कमरे में आकर भी वह मालती के कथन के बारे में ही सोचती रही। उसकी स्थिति जानने के बाद मालती की उसके प्रति प्रतिक्रिया उसे असमंजस की स्थिति में डाल रही थी। दिवाली के अगले दिन अमृता के पापा उससे मिलने आए तो हमेशा की तरह उसके कमरे में ना आकर उसे नीचे ही मिलने के लिए बुलाया। वह नीचे ड्राइंग रूम के बाहर मालती की आवाज सुनकर ठिठक कर खड़ी हो गई। मालती कह रही थी, मेरी माँ भी मुझे पैदा करते ही चल बसी थी। अमृता की मनोस्थिति को मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। मैं उसकी माँ का स्थान तो नहीं ले सकती, लेकिन उसके जीवन की इस कमी को तो कुछ हद तक उसकी सास बनकर जरूर पूरा कर सकती हूँ। अमृता जैसी लड़की मुझे बहू के रूप में मिल जाएगी तो मुझे बेटी की भी कमी नहीं खलेगी। मैंने कल अपने बेटे रोहित से भी बात की थी, उसने मेरी पसंद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। किसी प्रकार का दबाव आप या आपकी बेटी पर नहीं है। आप दोनों को ठीक लगे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। ये सुनकर अमृता के पांव जमीन में जैसे जम से गए। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उस दिन आंटी उस पर इतनी ममता क्यों उड़ेल रही थी। अभी वह सोच ही रही थी कि मालती की नज़र उस पर पड़ गई। वे बाहर आकर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गईं। उसके चेहरे की लजीली मुस्कान से वे समझ गईं कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और उसे इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः बोली, अभी तक तो तुमने एक गेस्ट के तौर पर मेरे घर में रौनक की है, अब मेरी बहू बनकर मेरे बेटे की और मेरी जिंदगी में रौनक कर दो। तुम्हें मेरी बहू बनना था, इसीलिए उस दिन तुम मुझे दुकान पर मिली थी। अमृता भावातिरेक में उनके पांव छूने के लिए झुकी तो मालती ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। अमृता बोली, मैंने माँ को तो नहीं देखा, लेकिन होती तो आप जैसी ही होती। अमृता के पापा मूकदर्शक बने इस दर्द के रिश्ते को देख रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।